अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में कल वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से शिकस्त देकर एक बहुत बड़ा अपसेट कर दिया। पाकिस्तान इस नाकामी के बाद वर्ल्ड कप में एक ऐसी सिचुएशन पे आ खड़ा हुआ है जहाँ सिचुएशन हमारे अपने हाथ से निकल चुकी है। वर्चुअली अगर आप मुझसे पूछें जो कैलकुलेशन में आप चाहें तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं कि जिम्बाब्वे या साउथ अफ्रीका अपने मैचेस हारे, पाकिस्तान सारे मैचेस जीते, लेकिन सिचुएशन अगर पूरी तरह हमारे हक में हो गई तो ये बहुत एक मौज़ा ही हो सकता है। तो जब मौज़े के इंतज़ार में हम हों तो फिर कामयाबी के इम्कान कम होते हैं। जनाब, ये आपके सामने सिचुएशन है ग्रुप की। इंडिया नंबर 1 पर है 4 पॉइंट के साथ, साउथ अफ्रीका 3, जिम्बाब्वे 3, बांग्लादेश के 2 पॉइंट, लेकिन पाकिस्तान का कोई पॉइंट नहीं है। नीदरलैंड पाकिस्तान का मैच भी अगला होना है, लेकिन कल के रिजल्ट के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि अब हमारे हाथ में सिचुएशन नहीं रही। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ मौजूद होंगे पुरान में, उनसे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ मौजूद है। रऊफ़, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, वर्ल्ड कप साल 2 साल बाद आता है, इस बार तो चले कोरोना की वजह से बैक टू बैक था, बट बहुत ही ज़्यादा मायूसी है। आप जाएँ बाहर गली मोहल्ले, हमारे ऑफिस में, आप गली में बाहर निकल रहे होंगे, लोग इस मैच के बारे में बात करते हैं, बहुत डिप्रेस हैं। वो सोच नहीं रहे थे कि जिम्बाब्वे पाकिस्तान को शिकस्त देगा। आपके व्यूज़ क्या हैं? क्या हम बस ये सब्र शुक्र कर लें कि जी हम आखिरी बॉल पे हार गए, या हम डीप एनालिसिस करते हुए सवालात उठाएं कि पिछले 6 महीने से ये पूरी कौम, आप समेत, मैं और शायद पाकिस्तान का हर शहरी इस बात पर मुत्तफिक था कि ये मिडल ऑर्डर एक्सपोज होगा, ये T20 की अप्रोच एक्सपोज होगी, ये आपकी जो T20 की कॉम्बिनेशन है ये शायद वर्ल्ड क्लास नहीं है। अगर कोई नहीं मानता तो पीसीबी के चेयरमैन खुद नहीं मानते थे, चीफ सेलेक्टर नहीं मानते थे, या फिर आप समझ लीजिए कि खिलाड़ी नहीं मानते थे, कप्तान नहीं मानते थे। इस बुरी शिकस्त का, इस मायूसी का जो इस कौम को, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी एक बंदे पर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि इसमें पूरे का पूरा जो क्रिकेट बोर्ड है वही इन्वॉल्व है और वो अपनी हठधर्मी पर बरकरार है। जिस तरह आपने बात की है कि इनको हर शख्स ने बताया, जो भी क्रिकेट का नॉलेज रखता था, जिसको क्रिकेट की इंटरेस्ट थी, कि ये चीज़ आपकी कास्ट कर सकती है बड़े मेगा इवेंट में, मगर उसके बावजूद ये अपनी हठधर्मी पर, अपनी जिद पर ये कायम रहे और उन्हीं को भेजा। देखिए, इसमें तो कोई मज़ायका नहीं है कि आप कोई भी टीम हार सकती है, और जो शॉर्ट फॉर्मेट होते हैं उसमें इस तरह की हार जीत होती रहती है। मगर बात यह कि आपकी डेवलपमेंट कहाँ, आपने प्रोग्रेस कहाँ की। लास्ट ईयर भी जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान के टूर पर आई तो आपने 118 रन उन्होंने किए, आप 100 रन पर आउट हो गए, आप उनसे मैच आ गए, आपसे मुजरबानी नहीं खेला जा रहा था। और आज 1 साल के बाद आप फिर जिम्बाब्वे ने 130 रन किया, आप फिर उनसे मैच हार गए और आपसे 130 रन चेज नहीं हुए। बात यह है कि जो बेसिक इंटेंट आपका क्या था कि आपने जो 6 रन की एवरेज थी उसको 10 रन पर लेकर, आखिर में आपको एक ओवर में 12-14 रन चाहिए थे। उसके बाद जो आपकी गेम अवेयरनेस है वो कहाँ, कि जब आपका अच्छा भला रन रेट सिस्टम चल रहा था, उसके बाद आपने 4 विकेटें ऊपर नीचे गवा दी, और जिम्बाब्वे जैसे एक पार्ट टाइम स्पिनर जो सिकंदर रजा, उसको आपने विकेटें देकर आप इस इम्पोर्टेंट मैच से बाहर हो गए। तो इसमें ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि उसके बाद जो आपका कोचिंग स्टाफ है वो बस हाथ उठाकर बैठे रहते हैं दुआओं के लिए, और जब कोई उनसे बात करता तो वो ये बारिश की, जी। महकमा मौसमियात की खबरें सुना देते हैं। उसके बाद जो आपके बॉलिंग कोच हैं वो कहते हैं कि जब हार जाते हैं तो मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज देते हैं, और जब जीत जाते हैं तो ये खुद चले जाते हैं और उल्टी सीधी कहानियां सुनाना शुरू हो जाते हैं। जो आपके चीफ सेलेक्टर है, उनको पता नहीं कौन सी मजबूरी पर पहली सिलेक्शन कमेटी जो पहले चेयरमैन थे उन्होंने भी रखा हुआ था, और अब उनकी बार बार जो इतनी ज्यादा उनसे मिस्टेक्स हुई हैं उसके बावजूद रमीज राजा ने भी उनका ओहदे पर बरकरार रखा हुआ है। जो आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है कि पूरे का पूरा कोलैप्स हो चुका है। आपसे क्लब क्रिकेट आपसे नहीं करवाई जा रही, आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट जो रीजनल ढांचा है वो कोलैप्स हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक नहीं, काफी चीजें। फिर इसके बाद जो अनफिट प्लेयर्स हैं, आपने अब फखर जमान को अगर खिलाना नहीं था तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में क्यों शामिल किया? शाहीन अफरीदी 50% इंजरी के पास साथ, आपकी क्या मजबूरी थी? आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मगर आपसे 2 लोगों का प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता, और आपने 50% अनफिट प्लेयर को पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भेज दिया, और उसके बाद आपकी ये परफॉर्मेंस सामने आई है। तो मेरा ख्याल है कि इन सवालों के जवाब आपको ढूंढने होंगे। रऊफ़, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं मज़ीद बात करता, लेकिन जो कि आपने टॉपिक छेड़ा, शाहीन शाह अफरीदी, और मेरे ही शो में रमीज़ राजा साहब ने सबसे पहले एक खबर दी थी जिसको लोगों ने बड़ा पसंद भी किया, चूँकि ज़ाहिर बात है शाहीन को सब खेलते हुए तो देखना चाह रहे थे, लेकिन आप क्या समझते हैं? मैंने आप पे छोड़ा, खबर तो एक सहाफ़ी का काम है, चेयरमैन ने बात की, उसका एक जो ना अनाउंसमेंट है वो उसकी वैल्यू होती है।
बट हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि शाहीन कितने फिट हैं, इसलिए उस वक्त आप यही क्वेश्चन कर सकते थे भाई कि फिट हैं। उन्होंने कहा जी शाहीन कह रहे हैं मैं 90% फिट हूँ और इतना फिट हूँ। ये रमीज़ राजा के वर्ड्स हैं सर, मेरे प्रोग्राम में बोल के गए थे। वो कहते हैं इतना फिट हूँ, इतना फिट मैंने कभी अपने आप को फील ही नहीं किया। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस देखते हैं आया था फास्ट बॉलर आपकी, तो आप तो एक क्लिप से रऊफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाहीन शाफिदी के रनअप में, उनके रिदम में, उनका गेंद कहाँ पिच हो रहा था। कल 14 रन पहले ओवर में दिए। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, वो कितने फिट हैं और क्या उनको वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था फिटनेस के साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक आप प्रोफेशनल लोग नहीं लेकर आएंगे और सिफारिश पर तकर्रियाँ करेंगे तो उनको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है। आजकल जो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं वो टीमों के साथ होते हैं, जो आपके स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोचेज होते हैं वो जो प्लेयर्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं बड़े टूर्नामेंट से पहले और अहम मैचों से पहले। फिर जो आपके स्पोर्ट्स साइंटिस्ट होते हैं वो उन पर नजर रखते हैं कि कौन सा प्लेयर है, उस पर कितना बर्डन डालना चाहिए, उसकी एवेल्यूएशन निकालते हैं, पूरी की पूरी मॉनिटरिंग करते हैं उनकी, और उसके बाद उसको वो अलाउड करते हैं कि आप ये मैचेस खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। यहाँ पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि उनसे ज्यादा किसी को नॉलेज नहीं है, और फिर आगे सारे सिफारशी रखे हुए हैं। वो देखिए हारून रशीद के भाई उमर रशीद को उन्होंने फास्ट बॉलर के साथ भेजा हुआ है, जहाँ पे डॉक्टर तो रखे हुए उनको पता ही नहीं है। यही मैं आपने आपके प्रोग्राम में 2 दफा कहा है कि भाई जब किसी फास्ट बॉलर को नी की इंजरी होती है, लेगामेंट की इंजरी, तो वो जल्दी रिकवर नहीं होती, क्योंकि जो सप्लाई लाइन होती है, जो आपकी आर्टरीज जो उसको ब्लड सप्लाई कर रही है या न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर रही होती हैं लेगामेंट्स को, वो बहुत बारीक होती हैं, और इसलिए इसकी जो इंजरी जब हो जाए तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। पहले आपकी जो मिसमैनेजमेंट की वजह से उसको इंजरी हुई, क्योंकि रेपिटेटिवली जब प्रेशर पड़ रहा होता है आपके नी लेगामेंट्स पर, तो फिर उसके बाद आपकी ग्रेड 1 इंजरी ग्रेड 2 में कन्वर्ट होती है। आपकी नेग्लिजेंस, आपके अमले के नेग्लिजेंस की वजह से उसकी ग्रेड 1 की इंजरी ग्रेड 2 में कन्वर्ट हुई, फिर उसको 2-3 महीने क्रिकेट से आउट रहना पड़ा। फिर आपको ये पता होना चाहिए था, अगर आपके पास कोई अक्लमंद आदमी होता तो आपको बताता कि भाई जो लेगामेंट की इंजरी अगर ग्रेड 2 में कन्वर्ट हो जाए तो जितने मर्जी बड़े स्पेशलिस्ट से उसका इलाज कराएं, उसको ये जो उसका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है वो लंबा हो जाता है, और उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो लंबा, उस पर टाइम लगता है। बॉलर बहुत स्ट्रगल करता है, मगर इसके बावजूद अपनी हठधर्मी पर कायम रहे और उन्होंने इसको तो रऊफ आप क्या समझते हैं, ये एक मजबूरी का फैसला था कि टीम हार ना जाए, शिकस्त का खौफ, या आप कह लीजिए कि मीडिया, साबिक क्रिकेटर्स का खौफ? आपको पता है बहुत बुरी तरह मिस हैंडल हुई इंजरी। 1 महीना तो हमें ये समझने में लग गया कि इंजरी है कि नहीं है, टीम के साथ ट्रैवल करते रहे, फिर आखिर में वो पहुंचे इंग्लैंड में। तो आप समझते हैं कि अपनी फेस सेविंग के लिए खिला दिया गया, उनका कैरियर दांव पे लगा दिया गया? देखिए, जिस तरीके से जिस तरह इनकी नेग्लिजेंस की वजह से उनकी इंजरी हुई, फिर उनकी इंजरी आगे बढ़ी, फिर उनको रेस्ट नहीं दिया गया और उनको साथ लेकर फिरते रहे। पहली तो इनकी ये नेग्लिजेंस थी। दूसरी नेग्लिजेंस ये थी कि जब इनकी इंजरी हो गई तो फिर आपको जल्दी करने का क्या मकसद था? आपकी नेग्लिजेंस की वजह से इंजरी हुई तो फिर उनको रेस्ट देना चाहिए था। जितनी टाइम टेकिंग इंजरी है उसमें टाइम लगता है, मगर इन्होंने प्रेशर की वजह से, मैं भी शायद किसी बड़े प्लेयर का ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, या फिर ये मीडिया या सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके और उसको दोबारा पाकिस्तान टीम में डाल दिया, और उसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया वाला मैच भी हार गया और ये दूसरा मैच भी कास्ट कर गया पाकिस्तान। तो अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है या जो उनका मेडिकल पैनल है, जो सिलेक्शन पैनल है, उन सब पर आती है। मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करूंगा, शहबाज शरीफ साहब से, कि अगर इनको देखें कि किस किस्म के लोग आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तैनात किए हैं, ना इनको पता प्लेयर को यूटिलाइज किस तरह करना है, उसको मॉनिटर किस तरह करना है, उसका ख्याल किस तरह करना है, और उसके बाद अगर अनफिट प्लेयर हो जाता तो आप अनफिट को लेकर इतने बड़े मेगा इवेंट में चले जाते हैं और पाकिस्तान की पूरी जो नेशन है वो उसकी वजह से सफर करती है। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो पैटर्न इन चीफ है उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। सर मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, आपने फ़खर ज़मान की बात की ना, गिविंग योर ब्रेकिंग न्यूज़ जो कल मैंने खुद दी थी लेकिन आपके लिए, कि फ़खर ज़मान को कल के मैच के लिए मेडिकल पैनल ने या टीम मैनेजमेंट ने या वट एवर जो भी इनका तरीक़ाकार है, कल उसको फिट डिक्लेयर कर दिया गया था। उसने मेलबर्न में भी 2 प्रैक्टिस सेशन किए थे, पर्थ में भी किए। अब आपका माइंड सेट शायद ऐसा है रऊफ़ के आप फ़खर ज़मान को पहले ओपनर से नंबर 3 पे, कभी 5 पर, मतलब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया कि जी मिडल ऑर्डर के प्लेयर ओपनर बन गए। जो फ़खर ज़मान बेचारा स्पेशलिस्ट ओपनर था उसका कॉन्फिडेंस आपने किया 0, और कल उसको क्लियर होने के बावजूद माइंडसेट वही डिफेंसिव है ना। आप देखें रिजवान, बाबर, शान, इफ्तिखार, ये वनडे की बैटिंग लाइन हो सकती है, ये किसी इंटरनेशनल T20 टीम की बैटिंग लाइन अप्रोच नहीं है। फ़खर ज़मान कल फिट होने के बावजूद क्यों नहीं खेले? क्या कोई खौफ था परफॉर्मेंस ना हो जाए, या हमारा एक क्रिकेटिंग डिसीजन गलत हुआ कि हमने शान मसूद को एक 50 रन करने के बावजूद भी रखा और शान को प्रेफर्ड कर दिया गया, या हैदर के ऊपर प्रेफर्ड कर दिया फ़खर ज़मान को?
फिट होने के बावजूद क्या फ़खर जमान की टीम में जगह नहीं बनती थी? इस टीम में जहां बैकफुट पे खेलने वाला एक प्लेयर आपके पास नहीं है जो कट पुल कर सके। फ़खर जमान वाहिद प्लेयर था जो शायद ऑस्ट्रेलिया में रन करता। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली, और मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है, आपने उनमें एबल जीनियस और एबल क्लेवर लोग उसमें डाले हुए हैं जो सिर्फ अपनी जात तक सोचते हैं। ये लोग जिस तरीके से मनसूबाबंदी करते हैं प्लेयर्स के लिए नहीं करते। आप देखें शान मसूद ने कितना लंबा सा इन लोगों की वजह से स्ट्रगल किया, सिर्फ इस वजह से कि बाबर आजम की कैप्टनसी को जो उसने ग्रुप क्रिएट किया हुआ पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में अपने साथ, उनको प्रेशर था कि अगर शान मसूद कहीं कैप्टन बन जाए तो हम सब पूरे के पूरा ग्रुप हम रूल आउट हो जाएंगे, सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। इस वजह से उनको इतनी बड़ी परफॉर्मेंस के बावजूद उनको बाहर रखा, और जब फखर जमान इंजर्ड हुए तो उनको किसी मजबूरन पाकिस्तान टीम में उनको डालना पड़ा। फखर जमान की बात आपके सामने है कि जब इंजर्ड है एक प्लेयर तो आपको उसको पाकिस्तान टीम में साथ लेकर जाने की या साथ रखने की क्या मजबूरी है? अगर वो फिट हो गया तो फिर आपके पास न्यूजीलैंड की सीरीज 10 सीरीज थी, आप उसको मैच वहां पर खिलाकर ट्राई कर सकते थे। अगर आपके कहने के मुताबिक शाहीन अफरीदी फिट था तो आप उसको न्यूजीलैंड की सीरीज में 1-2 मैचेस खिलाकर चेक कर सकते थे। इसका मतलब है कि वो इस सीरीज से पहले फिट नहीं थे, इसी वजह से आपने उनको इस सीरीज में नहीं डाला और स्ट्रेट अवे उनको वर्ल्ड कप में ले गए। और वहां पर एक जो अनफिट था उसको 2 मैचेस खिला दिए, उसकी वजह से पाकिस्तान को कास्ट हुआ। और जो दूसरा अनफिट है वो साथ रखा हुआ, वो ओपनर था, आपने उसको नंबर 3-4 पर खिलाकर जाया कर दिया। अब उसकी जगह टीम में नहीं बन रही और फिर ऊपर से अनफिट है। आप देखें कि दुनिया की कोई टीम अनफिट प्लेयर को कैरी नहीं करती। जो जडेजा है, रविंद्र जडेजा, इंडिया के टॉप बैट्समैन, टॉप ऑलराउंडर थे, उनके बगैर इंडिया की टीम आजकल नहीं बन रही। मगर उनको थोड़ा सा नी की इंजरी हुई, उन्होंने उनको बिल्कुल वर्ल्ड कप से भी बाहर कर दिया, एशिया कप से भी वापस भेज दिया था। तो वो कोई टीम भी चांसेस नहीं लेती, इस तरह के रिस्क नहीं लेते जिस तरह के अपनी कुर्सियां बचाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसकी मैनेजमेंट ये प्लेयर्स की जो कैरियर है वो दांव पर लगा रहे हैं। सर आखिर में आपसे सवाल, चूँकि अब अगर मगर की सूरत हाल है, पाकिस्तान को तीनों मैचेस जीतने हैं, फिर हमें बददुआएं देनी है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को कि भाई वो भी अपने मैचेस हारे हैं। मतलब हमें अपने लिए दुआ करनी है, बट हमें भारत के लिए भी दुआ करनी है कि पहले वो साउथ अफ्रीका को हरा दें। जिम्बाब्वे के 3 पॉइंट्स हैं, वो नीदरलैंड बांग्लादेश के मैच जीत जाएँ चाहे इंडिया से हार भी जाएँ, वो 7 पॉइंट करके जो है ना पाकिस्तान से आगे निकल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है? कोई उम्मीद रखें? कोई क्रिकेट में अनहोनियाँ और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, कोई हम बोलेंगे 92 वर्ल्ड कप की तरह कोई हमारी फिर दुआएं लग जाएं कौम की। क्या आप क्या कहेंगे? अब इसको कंक्लूड कैसे करें? हमारा क्या चांस है? देखिए जो क्रिकेट की गेम है उसके बारे में आप कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्रिकेट की तरह रंग बदल रही होती है और उसके बहुत ज्यादा कलर्स होते हैं। आप आज कोई प्रोडिक्शन करेंगे, कल वो गलत साबित होगी और कल कुछ और हो सकता है। कोई पावर जो मोस्ट जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो भी बाहर हो सकती है और वीक टीम भी ऊपर आ सकती है। मगर बेसिक ये है कि जो आपका इंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए, जो आपकी जो डायरेक्शंस हैं वो सीधी होनी चाहिए, जो आपका जो गेम अवेयरनेस है वो बिल्कुल एक स्मूथ होनी चाहिए और सीधी उसके मुताबिक आप खेलना चाहिए। जो पाकिस्तान टीमों का ये तीनों चीजें मिस कर रही हैं और मेरा ख्याल है कि अब इनका वापसी का चांस बहुत ज्यादा मुश्किल है। कम इस टीम के साथ और इस जो अनफिट प्लेयर्स की इन्होंने बहुतात की है टीम के अंदर, और फिर जो उनकी कोचिंग नायल किस्म का जो कोचिंग और मैनेजमेंट का सिस्टम इन्होंने साथ रखा हुआ है, उसको सामने रखते हुए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के चांसेस बहुत ही लिमिटेड। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद थे और पुराम में इस वक्त हमें ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। रऊफ अगर हम बात करें कि बारिश ने पूरे ही वर्ल्ड कप को चेंज कर दिया। आज देखिए इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, लेकिन वहाँ पर भी बारिश हुई और अब न्यूजीलैंड के वहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, इंग्लैंड के 3 पॉइंट्स हैं, आयरलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट्स हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं कि टीमों के लिए एडवांटेज डिसएडवांटेज है? क्योंकि अगर आप एक छोटा मैच हार जाए, जैसे आयरलैंड ने हराया इंग्लैंड को, तो डेफिनेटली उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गई। बट ये बारिश जो है ये टीमों के लिए कितना वबाल जान बनी हुई है? देखिए अभी तक तो बहुत ज्यादा मसाइल क्रिएट किया और मेरा ख्याल है कि इसमें जो छोटी टीमें उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला और जो बड़ी टीमें हैं वो बहुत ही सीरियसली वो सफर कर रही हैं, जिस तरह इंग्लैंड की टीम है और साउथ अफ्रीका की टीम ने इस टूर्नामेंट में सफर किया। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि वेदर का इतना प्रॉब्लम बाहर के मालिक में होना नहीं चाहिए जिस तरह ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की कंट्रीज हैं, तो वहाँ पर तो पहले ही इनको पता होता है कि कौन सा वेदर किस महीने में किस तरह का होगा और फोरकास्ट क्या होती है। तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतना बड़ा इसका इवेंट करवाने से पहले अगर थोड़ा सा इस चीज़ को मद्देनजर रखते तो उसमें काफ़ी बेहतर होता। और इस तरीके से ये जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो मेरा ख्याल है कि जो डिसएडवांटेज हो रहा है जो बड़े बड़े मालिक हैं बड़ी टीमों की, क्योंकि पूरा साल वो काफ़ी बड़ा बजट भी इन्वेस्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन पर और उसके अलावा उनकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा हाई पैमाने पर होती है, तो वो फिर सफ़र करता सारा कुछ। बिल्कुल जी। और आज हम जब बात कर रहे हैं तो पहला मैच था अफगानिस्तान आयरलैंड का, ये बारिश की नज़र हुआ ग्रुप 1 से, और उसके बाद ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का ये बहुत बड़ा मैच था। रऊफ डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की अगर हम बात करें, दोनों ही इस वक्त
क्योंकि इंग्लैंड के 3 पॉइंट और दूसरी पोजीशन ज़रूर है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो आयरलैंड से हार गए। ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज ये है कि उनके पास अब छोटा मैच बाकी है। आपको क्या लगता है, खासतौर पर इंग्लैंड ने जो गलती की अगेंस्ट आयरलैंड, उन्होंने बारिश की सिचुएशन को सही नहीं रीड किया, वो बिहाइंड थे डकवर्थ लुइस मेथड के। हैरानगी हुई आपको, जो कि इंग्लैंड जिस तरह की टीम है, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बड़ी अच्छी फॉर्म में और एक बड़े अच्छे कोचिंग पैनल के साथ वो जाते हैं, बट डैट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ वो डकवर्थ में पीछे रहे और अंदाज़ा ही ना लगा सके। क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा उनके लिए भी, और उनका जो मैनेजमेंट है, जो उनका थिंक टैंक है, वो उसके बारे में भी सोच रहे होंगे, और वो एक्सपेक्ट भी मेरा ख्याल है कि नहीं कर रहे थे कि मैच इस तरह चला जाएगा। और अगर 1 या 2 ओवर होते तो जिस तरह मोइन अली खेल रहे थे, वो डेफिनेट इस मैच का जो नक्शा वो चेंज कर सकते थे। मगर आप इसको थोड़ा सा बैड लक भी कह सकते हैं कि वो उनको बारिश एकदम ही बहुत ज़्यादा पोर डाउन हो गई और वो उनको बिल्कुल चांस नहीं मिला 1-2 ओवर्स का, और इस तरह वो बहुत ज़्यादा कास्ट कर गए, क्योंकि इंग्लैंड के बहुत ब्राइट चांसेस है इस वर्ल्ड कप में भी और इस टूर्नामेंट में भी, और उनकी टीम भी मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा बैलेंस टीम है, सबसे ज़्यादा मजबूत टीम है। मगर ये जो छोटी मोटी मैनेजमेंट की गलतियाँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कास्ट कर जाती हैं। तो अब ये ना हो कि आगे जाकर इंग्लैंड को कोई बुरी तरह कास्ट कर दे ये मैच। बिल्कुल आपने ठीक कहा रऊफ, जैसे आपने कहा कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, दुनिया भर में आपने टूर किया हुआ है, ये तो एक आईसीसी इवेंट है और वेदर फोरकास्ट पहले के मुकाबले में बहुत एक्यूरेट होती हैं, ऑलमोस्ट 80-90% तक पता होता है कितने बजे बारिश होगी, तो दिन का तो खैर पता ही होता है। सो आईसीसी को फ्यूचर के लिए क्या सीखने की ज़रूरत है? जैसे आपने कहा कि इतना बड़ा इवेंट बारिश में धुंधला रहा है, लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं, क्योंकि आज भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच का तो लोग बहुत ही बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि राइवल्स हैं पाकिस्तान इंडिया की तरह। बट अगर इस तरह के मैच बगैर बॉल किए वॉश आउट होंगे तो ये भी एक सवाल उठेगा आगे चल के कि क्या ये जो विनर होगा इस वर्ल्ड कप का, क्या वो बड़ा डिजर्विंग विनर होगा, ये एक लकी विनर होगा, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिली नहीं। सो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है क्रिकेट के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, और मेरा ख्याल है कि इससे भी ऊपर जाकर अगर आप देखें तो आप देखें कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, या जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका है, वहाँ पर जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, जो फॉरनर गए होते हैं यहाँ से डिफरेंट ममालिक से लोग, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक तो अपने काम से छुट्टी करें और उसके बाद एक महंगा टिकट खरीदें और फिर स्टेडियम में जाकर मैच देखें, और उसके बावजूद फिर जब मैच वॉच आउट हो जाए तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो अपने कंट्री को सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में आए होते हैं। फिर उसके बाद वो एक छुट्टी उनकी ज़ाया हो जाती है, और उसके बाद जो उनका वर्क है उसमें थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आ जाता है। फिर अपने कंट्री को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनकी टीम गई होती है वहाँ पर, उनके साथ उनकी इमोशंस अटैच होते हैं, तो उसको वो फुलफिल नहीं कर पाते पूरे तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी को इतना बड़ा इवेंट करवाने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए, और जो वेदर की कंडीशन जिस तरह आपने बताया कि जितने भी ये वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें तो ऑलरेडी पता होता है कि आपने कौन से एग्जैक्ट, बल्कि टाइमिंग का पता होता है कि कौन से आवर में बारिश होनी है और कितनी देर का शावर होगा और किस तरीके से ये बारिश का आगे सिस्टम चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही एक पुअर ये एटीट्यूड था आईसीसी का, और इसको आप कह सकते हैं कि आगे इनको इसको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज तो इनके जो क्वेश्चन मार्क तो आना शुरू हो गए हैं अभी। आपके सामने ये पॉइंट्स टेबल मौजूद है, अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की टीम 3 पॉइंट के साथ नंबर 1 है, इंग्लैंड के 3 पॉइंट्स हैं, आयरलैंड के 3 पॉइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट्स हैं, श्रीलंका के 2, अफगानिस्तान के 2। तो एक सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त है कि आके 4 टीमें 3-3 पॉइंट के साथ हैं और श्रीलंका अफगानिस्तान के 2-2 पॉइंट्स हैं। सो सभी टीमों के पास अपॉर्चुनिटी है। जी रऊफ, मैं सोच रहा था कि आप ग्रुप 1 में ये सूरत बड़ी अच्छी कि 4 टीमों के 3-3 पॉइंट्स है, 2 टीमों के 2-2। तो इट्स अ वेरी वाइड ओपन ग्रुप, और जो इस तरह की बारिश और थोड़ा अपसेट का चांस बना हुआ है, जैसे जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया या आयरलैंड इंग्लैंड को, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि इसमें जो इंग्लैंड की टीम है उनके बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस थे बारिश से पहले, और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डाउन अंडर नज़र आ रही थी, और वो लग रहा था कि अगर एक आध और मैच हार गया तो शायद इस टूर्नामेंट से बाहर ही ना हो जाए। मगर जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कमबैक किया और स्टोनस से जिस तरह की इनिंग खेली और वापस लाए हैं, और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतने बड़े मार्जिन से वो ये मैच श्रीलंका से जीत जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव मेरा ख्याल है कि एस्पेक्ट है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ एडवांटेज में जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से टर्नओवर लिया उन्होंने इस टूर्नामेंट में और कम बैक किया है, तो मेरा ख्याल है कि आगे वो किसी भी टीम को इतना आसानी से नहीं जाने देंगे। और मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वही इस टूर्नामेंट में बेस्ट टीमें नजर आ रही हैं। टीमों के अगले मैचेस जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड मैच है जो कि 31 अक्टूबर को होना है, अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच है, फिर इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच मेरे ख्याल में इस ग्रुप को बड़ी हद तक वादे कर देगा। क्या ख्याल है रऊफ आपका, स्पेशली इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच के बारे में, क्योंकि इंग्लैंड बहुत बुरी तरह जो एक मैच जो है अनएक्सपेक्टेड वो हारा, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा
वो कम बैक करना चाह रहे होंगे, बट न्यूजीलैंड ने ये साबित किया ऑस्ट्रेलिया को हरा कर कि वो इंटेंट अच्छी लेकर आए हैं। उनके पास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं T20 के जो कि तेज़ खेल सकते हैं। तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच में फ़रूख आपको कौन फेवरेट लग रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में तो अभी तक जो इंग्लैंड की टीम थी वो बहुत ज़्यादा बैलेंस थी, इसमें कोई डाउट नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि न्यूजीलैंड की टीम डार्क हॉर्स है और किसी भी टीम को उनको हराने की सलाहियत है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो खेले हैं और उसके पहले भी जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो आउट क्लास थी। मगर अगर T20 फॉर्मेट के हिसाब से देखा जाए तो जो इंग्लैंड की टीम है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है, क्योंकि उनके पास एक आउटस्टैंडिंग जो फास्ट बॉलर्स का पेयर मौजूद है। उसके बाद जो उनके स्पिनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। उसके बाद जो उनकी बैटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो थोड़ा सा जो मुझे वीक लिंक नजर आ रहा है न्यूजीलैंड की है वो उनकी बॉलिंग लाइन है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग लाइन। अगर उसको इंग्लैंड के बैट्समैन टेक ओवर करने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए काफ़ी अच्छा चांस हो जाएगा। एक अदरवाइज मेरा ख्याल है कि अभी तक तो आप इसको 50-50 मैच कह सकते हैं और ऑन द डे जो टीम बेहतर खेलेगी वही जीतेगी, क्योंकि दोनों टीमें ही बैलेंस। ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड के मैच में चूंकि आयरलैंड को आप उस तरह से हम हल्का नहीं ले सकते, चूंकि इंग्लैंड को हरा दिया और फिर बारिश की प्रेडिक्शन पूरे वर्ल्ड कप में मौजूद है। तो ऑस्ट्रेलिया का तो देखें, मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच को भी फिंच के इंतहाई स्लो स्टार्ट के बावजूद बड़े स्ट्रॉन्ग फिनिश किया। वो तो एक अलग ही मिशन पे दिखाई दे रहे हैं कि हमने रन रेट को भी साथ साथ लेके चलना है, और उन्होंने अपने, मुझे लगता है कि अपना वो जो मोमेंटम है वो किसी हद तक पकड़ लिया है। दिस ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड मैच, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अगर मैच जीत जाते हैं, रन रेट काबू करते हैं तो 5 पॉइंट के साथ वो नंबर 1 भी हो सकते हैं। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह बाकी टीमें थोड़ा सा दबकर खेलती हैं, ऑस्ट्रेलियन की जो क्रिकेट है, जो उनके प्लेयर्स हैं, उनका थोड़ा जो मिजाज है वो मुख्तलिफ है और वो अपना जो जारानापन है उसको बरकरार रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो आयरलैंड को एडवांटेज अर्ली ऑन टूर्नामेंट में हो गया वो हो गया, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो कोई इतना बड़ा कोई अपसेट कर सकते हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आगे टूर्नामेंट में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम के आस्ते चांसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इवनली बैलेंस टीम है और उनके पास उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उनकी फास्ट बॉलिंग उनकी भी बहुत अच्छी है। जो उनके नीचे बैट्समैन है जैसे मैथ्यू वेड है, स्टोनस है, और जिस टीम का नंबर 6, 7, 8 इस फॉर्मेट में स्ट्रॉन्ग है वो टीम को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो नीचे से आकर भी अगर आपके ऊपर 1-2 बैट्समैन परफॉर्म कर देते हैं और नीचे आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो किसी भी टीम को आसानी से वो मैच नहीं जीतने देते। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, आखिर में क्विकली रऊफ आपसे कल के मैच से बात करते हैं जो कि न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच है। और डेफिनेटली न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट से नंबर 1 पोजीशन पर है, श्रीलंका 5वें पर ज़रूर है, लेकिन उनके 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि वो कल का मैच जीत कर एकदम से नंबर 1 पोजीशन पे आ सकते हैं। ना ये इस ग्रुप की खूबसूरती है कि 5वें नंबर की टीम नीचे बैठी हुई है, देखिए उसके 2 पॉइंट्स है, टॉप वाली के सिर्फ 3 हैं। सो श्रीलंका ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है एशिया कप में, गो के ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें बुरी तरह जॉल्ट किया, लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो श्रीलंका न्यूजीलैंड जैसी टीमों के खिलाफ एक सरप्राइज पैकेज बनता है। गो कि उनकी बैटिंग की प्रॉब्लम ज़रूर है और स्पिनर ज़्यादा खिला रहे हैं। आपको लगता है रऊफ कि उनको नजर षानी करना पड़ेगी कि शायद यहाँ पे स्पिनर्स इतने इफेक्टिव नहीं हैं, या समझते नहीं उनकी स्ट्रेंथ या उनके पास रिसोर्सेज ही यही हैं तो स्पिनर्स के साथ ही जाएँ। बट खूबसूरती ये होगी कि श्रीलंका ने किसी भी तरह जो कि वो कैपेबल हैं कि अपसेट कर सकते हैं, वो एकदम से नंबर 1 हो जाएंगे 5वें से। नाउ दिस इज सो अमेजिंग अबाउट दिस ग्रुप। देखिए, इसमें 2-3 चीजें आ जाती है जो श्रीलंका का मैच होगा, क्योंकि एक तो श्रीलंका की टीम ऐसी टीम है कि किसी भी टीम के खिलाफ अपसेट करने की सलाहियत रखती है। दूसरा जो चीज़ है देखने वाली है कि अभी तक इस टूर्नामेंट में किसी भी स्पिनर ने डोमिनेट नहीं किया। अभी तक जो फास्ट बॉलर हैं वही डोमिनेट कर रहे हैं और वही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और एक्सेप्शनली मेरा ख्याल है कि जो लास्ट मैच पाकिस्तान का हुआ उसमें सिकंदर रजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करके डिफरेंस क्रिएट कर दिया था। मगर जो श्रीलंका की स्ट्रेंथ है वो उनके स्पिनर्स है, और उनके पास कोई एक्सेप्शनल फास्ट बॉलर है नहीं कि जो गेम को उनकी फेवर में चेंज कर दे, और वो अपनी स्ट्रेंथ पर ही जाएंगे। नो डाउट कि अभी तक जो पिचेस हैं वो स्पिनर्स को इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो रही, मगर जब भी कहीं थोड़ा सा भी स्पिनर को कोई हेल्प मिली तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका अगर वो एक आध मैच और जीतने में कामयाब हो जाती है या ऊपर के नंबर तक फिनिश करती है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अभी तक उनके बैट्समैन भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी एशियन बैट्समैन हैं उन कंडीशंस में गए हैं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, तो उनको थोड़ा सा बाउंस पे सेटल होने में थोड़ा सा उसको मुश्किलात का सामना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये 2 चीज़ें हैं, अगर तो स्पिनर्स को थोड़ी सी हेल्प मिली या उनके बैट्समैन सेटल डाउन हो गए, तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा डेप्थ है। बिल्कुल लगता है ऐसे ही जैसे कल चूंकि एक ही मैच है वर्ल्ड कप में, और वो मैच भी
जनाब न्यूजीलैंड श्रीलंका कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे। ये मैच बड़ी हद तक जो है वो ग्रुप 1 को वादे करेगा और स्पेशली न्यूजीलैंड की पोजीशन यहाँ पर बड़ी वादे हो जाएगी कि क्या वो टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये मैच उनको बहुत अच्छी लीड दिला सकता है। तो जनाब ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, दोनों ही जगह पर अभी हतमी तौर पे कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। लेकिन आप जुड़े रहिए प्रोग्राम रिप्ले के साथ, और अगर आप ये एपिसोड डिजिटल पर देख रहे हैं DN स्पोर्ट पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।